Hello and welcome to Judiciary Gold. In this video, we are going to discuss important current affairs event for the month of April 2023. है ना, वो सारे इवेंट जो आपसे MCQs के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, है ना। हमारी बिगनिंग जो हम करने वाले हैं, वी आर बिगनिंग विथ न्यूज रिलेटेड टू सचिन तेंदुलकर, रिलेटेड टू क्रिकेट, है ना। सचिन कंप्लीटेड हिज हाफ सेंचुरी ऑन 24 अप्रैल। दैट मींस सचिन की 50वीं वर्षगांठ थी 24 अप्रैल को, है ना। और इसी दिन सचिन के नाम का एक एक गेट जो होता है, जो एंट्री गेट होता है ना, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG में अनवील किया गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सचिन का फेवरेट ग्राउंड है भारत के बाहर, आउटसाइड इंडिया इट इज फेवरेट ग्राउंड ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन ने यहाँ पर 5 मैचों में 785 रन बनाए थे। ही वेंट ऑन टू मेक 785 रन इन ओनली 5 मैचेस, और इन 5 मैचों में सचिन के 3 सेंचुरी थी। इसके साथ सचिन ने वहां पर एक 241 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट पारी 2004 में खेली थी। मैच ड्रॉ हुआ था, बट दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग बाय सचिन तेंदुलकर। ही प्लेड विद लॉट ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, है ना। और यहाँ पर सचिन का एवरेज जो है दैट इज 157, है ना। तो ये सचिन का फेवरेट ग्राउंड है। यहाँ पर सचिन के नाम का गेट अनवील किया गया है। एंड सचिन के समकालीन मतलब कंटेम्प्ररी सचिन के समय के ही एक महानतम बल्लेबाज होते हैं ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज। उनके द्वारा इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 277 रन की इनिंग खेली गई थी इन ईयर 1993 के, 30 इयर्स बैक, राइट। तो इन दोनों महानतम बड़े बल्लेबाजों के नाम पर एक एक गेट वहां पर अनवील किए गए हैं रिसेंटली। अब ये विद दीज टू प्लेयर्स सचिन एंड लारा, दे जॉइन डोनाल्ड ब्रैडमैन, एलन डेविडसन एंड आर्थर मॉरिस, जो महानतम प्लेयर्स जो प्ले रहे हैं उनको इन्होंने ज्वाइन किया। मतलब दीज 5 प्लेयर्स हैव गॉट 1 गेट ईच इन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG में। इन सभी के नाम पर एक एक जो है गेट वहां पर होते हैं, राइट। देन वी कम डाउन टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज टाइगर सेंसस, है ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ समय पहले टाइगर सेंसस घोषित किया गया। दैट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 1 अप्रैल को। हमारे हमारे देश में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1993 में, तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होते हैं, है ना। सो प्रधानमंत्री मोदी विजिटेड कर्नाटक, वहां पर बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व ही वेंट टू। एंड वहां पर PM मोदी द्वारा यह जो टाइगर सेंसस था, ये इसके अनाउंसमेंट किया गया था। वी कंप्लीटेड 50 इयर्स प्रोजेक्ट टाइगर देयर। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पर एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो होता है इनके द्वारा उसको भी लॉन्च लॉन्च किया गया। इंडिया इज गोइंग टू पुट $100 मिलियन, दैट इज अराउंड 800 करोड़ रुपीस, है ना। 800 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, राइट। और जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो बात की जाती है, इसमें 7 बिग कैट जो बोले जाते हैं, इसमें लॉयन, टाइगर, चीता, लीपर्ड, स्नो लीपर्ड, प्यूमा एंड जगुआर जो आते हैं, इन 7 बिग कैट जिनको कहा जाता है, इनके कंजर्वेशन के लिए इसके थ्रू प्रयास किए जाएंगे। और दुनिया भर के जो 97 रेंज टाइगर दिस बिग कैट अलायंस और रेंज कंट्रीज होते हैं, इनके साथ इसमें कोलेब्रेशन किया जाएगा। बट देन वी आर इंडिया इज अ नेशन विद मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर, है ना। यहाँ पर दुनिया के 70% से ज्यादा टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं, राइट। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर सेंसस जो रिवील किया था, जो वहां पर अनाउंस किया, उसके अनुसार इंडिया हैज गॉट 3167 टाइगर्स नाउ। 2022 तक हमारे देश में 3167 टाइगर्स हो चुके हैं। दिस इज 200 मोर देन लास्ट सेंसस। 2018 में जो सेंसस आया था उसके मुकाबले हमारे देश में अब 200 टाइगर ज्यादा हैं। और अगर हम देखें 2006 के मुकाबले, तो इट वाज ओनली 1411 टाइगर्स इन 2006। नाउ वी हैव क्रॉस दैट बैरियर ऑफ 3000, है ना। तुम्हारे देश में अब 3167 टाइगर्स आर देयर इन आवर नेशन, क्लियर। इसमें आगे बढ़े। सो थर्ड न्यूज टॉक अबाउट 2 चीता डाइड इन द कूनो नेशनल पार्क। मतलब रिलेटेड न्यूज में हम देखें तो देखिए हमारे देश में लास्ट ईयर इन सितंबर 17 सितंबर 2022 को हमारे देश में नामी ब्याज से 8 चीता लाए गए थे। उसके बाद में 12 चीता और हमारे देश में साउथ अफ्रीका से लाए गए। इन सभी 20 चीता को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। अब रिसेंटली वहां पर पिछले एक महीने में फ्रॉम 27 मार्च टू 23 अप्रैल के बीच में वहां 2 चीता की मौत हुई है ना। वन वॉज उदय, अनदर वॉज दिस सशा। दीज 2 चीता डाइड इन स्पैन ऑफ ओनली 1 मंथ। दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इसके एक जो थोड़ी सी ढांढस देने वाली, दिलासा देने वाली जो न्यूज होती है वो ये कि सियाया इज अनदर चीता गिव बर्थ टू 4 cubs,
तो यहाँ पर ये अपने आप में ठीक है, अपने आप में थोड़ी सी बेहतर न्यूज इसमें दिखती है, बट देन दिस इज वेरी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने आप में दो चीता जो यहाँ पर मारे गए। इसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो कुनो नेशनल पार्क है, मे बी इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, द स्पेस इज नॉट सफिशिएंट, तो मे बी दे मे बी नो, उनको शायद हो सकता है कि दूसरे कहीं पर उन्हें ट्रांसफर किया जाए। बट स्टिल दीज टू डेथ हैव बीन देयर इन लास्ट मंथ ओनली, एक महीने में ये दो मौत वहां पर हुई है। Then we talk about domestic systemically important insurers. डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, जैसे आपने सुना होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं। आरबीआई द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बताए जाते हैं कि उसके अनुसार एसबीआई और आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जो है, ये इतने बड़े बैंक है कि अगर इन बैंक में किसी के साथ मतलब लेट्स से कि समथिंग गोज रॉन्ग विद दीज बैंक्स, तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग शिवर्स टू द इकोनॉमी। सिमिलरली जो आईआरडीआई होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी होता है, उनके द्वारा तीन इंश्योरेंस जो होते हैं, इंश्योरेंस मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, और इसमें पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये सॉरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये तीन इंश्योरेंस को आईआरडीए के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस बताया गया। और ये मतलब अभी नहीं बोला गया, इट इज बिन कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू किए गए हैं, तीनों को इंपॉर्टेंट माना गया है। दीज थ्री दिस इंस्टीट्यूशंस आर टू बिग और टू इंपॉर्टेंट टू फेल। ये फेल होते हैं या अगर कुछ आपदा आती है तो इनके साथ कुछ में तब समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस बैंक, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर द कंप्लीट इकोनॉमी पर से, है ना। विद देयर कंटिन्यूड मतलब they are deemed to be too big and too important to fail, with their continued functioning critical for the uninterrupted availability of insurance services to the country's economy। तो जैसे वहां पर इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, वैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की बात की गई है। और इसीलिए इन इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ा सा इन पर पैनी नजर रखी जाती है। दे आर सब्जेक्टेड टू एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स टू डील विद द रिस्क एसोसिएटेड विद देम, राइट। फिर हम आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लेजर इंफ्रारोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसे लीगो कहा जाता है। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी होती है, देखिए इसमें जो सेलेस्टियल बॉडीज दुनिया जो होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब एनी बॉडी इन यूनिवर्स, जो तारे सितारे ग्रह जो होते हैं, अब इनके द्वारा कई सारे वेव्स जो हैं वो होती हैं, है ना। और इन वेव्स को डिटेक्ट करना मतलब इनको किसी स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू इन वेव्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। डिटेक्ट करना मतलब इनकी स्टडी की जा सकती है। अब ये जो इंफ्रारोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की बात की गई, ऐसी केवल दो ऑब्जर्वेटरी, इसके पहले यूएस में दो ऑब्जर्वेटरी हैं, ऐसी तीसरी ऑब्जर्वेटरी हमारे देश में हिंगोली महाराष्ट्र में इसे बनाया जा रहा है। एट ए कॉस्ट ऑफ 2600 करोड़, इट विल बी कंप्लीटेड बाय ईयर 2030। हिंगोली महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया जाएगा। So this is going to be only third such observatory in the world. You know, the observatory, as I told you, is going to help in better understanding of astronomical objects like neutron star, black holes, in-depth study of the gravitational waves. जो waves जो इनसे related waves होती हैं, उनको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। तो दैट इज गोइंग टू बी डन इन इंडिया इन दिस लीगो ऑब्जर्वेटरी। हमारे देश में जो होगी वह दुनिया की ऐसी केवल तीसरी ऑब्जर्वेटरी हमारे यहाँ स्थापित की जाने वाली है इन महाराष्ट्र, हिंगोली। 16 फाइनेंस कमीशन, देखिए फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन वह बॉडी होती है जिसे अपॉइंट किया जाता है फॉर 5 इयर्स का, उनके द्वारा जो डिटेल दी जाती है, जो रिकमेंडेशन दी जाती है, दैट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उन्हें 5 वर्ष के लिए कमीशन जो है वो स्थापित किया जाता है, उसे इंस्टीट्यूट किया जाता है। So now it is expected that this year government is going to institute 16th फाइनेंस कमीशन, गवर्नमेंट द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाएगा, मतलब वो अपॉइंट किया जाएगा, राइट। अब ये क्यों अपॉइंट किया था, जैसे मैंने कहा, टू प्रपोज द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमल प्रोपोर्शन फॉर द अलोकेशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये पिछली बार जो स्थापित किया गया था वो 15वां कमीशन था, 15th कमीशन इट वाज। और इसके अध्यक्ष जो थे वो एनके सिंह वाज अध्यक्ष फॉर द चेयरमैन फॉर दिस बॉडी, राइट, जिन्होंने 2021-22 से 2025-26 तक के लिए अनुमोदन दिया था, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, राइट। नाउ इट इज गोइंग टू बी 16th कमीशन विच विल बी अपॉइंटेड। उनके द्वारा अगले 5 वर्ष, 5 वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदन दिया जाएगा, रिकमेंडेशन दी जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम ईयर 2026-27 से लेकर आगे तक के लिए, इसमें 5 वर्षों तक के लिए इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा मोस्ट ऑनली एक्सपेक्टेड है कि इस वर्ष उसे अपॉइंट किया
जाएगा। देन वी टॉक अबाउट रिकॉर्ड सर्ज इन द जन धन अकाउंट बैलेंस। जनधन अकाउंट अगर आपको मालूम हो तो जनधन योजना के थ्रू हमारे देश में 2014 में जब पीएम मोदी आए थे तो उस समय इनके द्वारा जनधन योजना लॉन्च की गई थी। जनधन योजना मतलब मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका मोटो था। और इस योजना को 2014 में जो बिगिनिंग में जितनी बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना की तरह माना जाता है। इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। ये एक नो फ्रिल कम जिसको बोला जाए फैसिलिटी अकाउंट होते हैं, बट ये उन सभी लोगों के अकाउंट ओपन किए गए थे उस समय जिनके शायद अकाउंट नहीं हुआ करते थे, जिन अकाउंट ओपन करने में इनको परेशानी होती थी, और इन्हें कम से कम मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, मिनिमम परेशानी के साथ में इन्हें एक मिशन मोड में अकाउंट ओपन करवाए गए थे। और बाद में इन अकाउंट्स में जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, इन अकाउंट के थ्रू दिया गया। तो कोविड समय में जो लोगों को मदद की गई थी उन अकाउंट के थ्रू की गई थी। आजकल जितनी योजनाएं होती हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट देना होता है गवर्नमेंट को, वह सब्सिडी वगैरह सब इन अकाउंट्स के थ्रू दी जाती है। तो नाउ वी आर क्रिएटेड, मतलब इट हैज बीन अ रिकॉर्ड व्हेन इतने सारे अकाउंट ओपन किए गए हैं, 48.65 करोड़ अकाउंट। अब इसमें ओवरऑल देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में 50,000 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट बढ़ा है। इट इज इंक्रीज। तो टोटल डिपॉजिट इन दिस अकाउंट हैज गॉन टू 1.99 लाख करोड़। और इनमें से 50,000 करोड़ का डिपॉजिट केवल पिछले एक वित्तीय वर्ष में आया है। मतलब लास्ट ईयर द डिपॉजिट वाज 1.49 लाख करोड़, दैट इज इंक्रीज टू 1.99 लाख करोड़ नाउ। और पिछले एक वर्ष में अराउंड 5 करोड़ न्यू अकाउंट जो कहे जा रहा है कि दैट इज इंक्रीज इन लास्ट 1 ईयर। एंड ओवरऑल 27 करोड़ ऑफ दिस 48.65 करोड़ जो अकाउंट खोले गए ना, 48.65 करोड़ अकाउंट खोले गए जो अभी तक, उनमें से 27 करोड़ अकाउंट जो है वो वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। राइट, तो दिस इज बीन अ बिग अचीवमेंट। और इसमें ओवरऑल देखा जाए तो जो 1.99 लाख करोड़ की बात की जा रही है उसमें से 1.55 लाख करोड़ जो है वो तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही है केवल। उसके अलावा आरआरबी, जिसको रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है, उनमें 38,832 करोड़ जो है जो डिपॉजिट है इन दो पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, और आरआरबी के पास में। इसके अलावा बचा हुआ जो होता है वो प्राइवेट बैंकों के पास होता है। तो दिस हैज बीन रिकॉर्ड, मतलब अपने आप में 1.99 लाख। क्योंकि बोला ही जाता है कि इन अकाउंट्स में किसी यूज के अकाउंट नहीं होंगे, इनमें पैसा नहीं रखा जाएगा, इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इनिशियली कहा गया था, क्रिटिक्स जो यूजुअली होते हैं। बट सी दीज अकाउंट्स हैव गॉट 1.99 लाख करोड़। अपने आप में इट्स अ बिग 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 अमाउंट, राइट। सो दीज अकाउंट, और लास्ट एक साल में इन अकाउंट में 50,000 करोड़ की वृद्धि हुई है, डिपॉजिट्स में 50,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो ये जो काउंट ऑफ अकाउंट इज अराउंड 4.65 करोड़, एंड अमाउंट क्रेडिट इन दिस अकाउंट आर 1.99 लाख करोड़। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। Then we talk about MHA to help the unprivileged inmates secure bail। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कई सारे ऐसे इनमेट्स होते हैं जिनको कोर्ट द्वारा दी जा चुकी है, बट वो जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दे नीड मनी, दे नीड डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस, बट दे आर अनेबल टू डू इट बिकॉज दीज पीपल बिलोंग टू अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। दे आर अनेबल टू garner this much amount for them. So now what is being done, that Ministry of Home Affairs, you know, they are going to help states with the financial support to help underprivileged prisoners who are unable to get the bail or secure release from prisons due to financial hardships, है ना। और जो अंडर प्रिविलेज जो प्रिजनर्स की बात करें तो ये मोस्टली दे आर फ्रॉम डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जेल जो हमारी जो जेल है वहां पर ओवरऑल कैपेसिटी केवल कैपेसिटी 4.25 लाख लोगों की है, बट दे आर ओवर क्राउडेड टू अ लेवल ऑफ 130%। यहाँ पर 5.54 lakh this inmates are living in these jails wherein only capacities of only 4.25 lakh। तो अगर जो ये बेल जिनकी हो चुकी है, जिनको बेल दी जा सकती है, उन कैदियों की यहाँ मदद की जाएंगी तो हो सकता है कि वी कैन टेक दिस परसेंटेज इनटू कंट्रोल, राइट। देन वी टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन इज इंट्रोड्यूस वोट फॉर होम ऑप्शंस। वोट फॉर होम ऑप्शन का मतलब है जो कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं वहां पर उन मतदाताओं को जो कि दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स, जो घरों में हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, दे मे बी मोर देन 80 इयर्स ऑफ एज, या दे मे बी स्पेशली एबल्ड वोटर्स। तो उनकी मदद करने के लिए, उनको वोटिंग करवाने के लिए कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम ऑप्शन दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो मतदाता पहले से रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड दे आर मोर देन 80 इयर्स ऑफ एज, या दे आर स्पेशली एबल्ड पर्सन कैटेगरी में आते हैं, या कि दे आर कन्फाइंड टू देयर
होम्स और सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड एलिमेंट्स, मतलब इन ग्रुप में आते हैं और अपने घर से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं कुछ एज रिलेटेड एलिमेंट्स के कारण, इश्यूज के कारण पे, तो फिर देयर विल बी अ टीम ऑफ इलेक्शन कमीशन की एक टीम होगी जो सेपरेट पोलिंग स्टाफ एक होगा, दे आर गोइंग टू विजिट द एलिजिबल वोटर्स हाउस विद अ टीम ऑफ 5 members which will include polling officers, which will include one cop and one videographer. और इस पूरी प्रोसेस के थ्रू these people will be helped, will be made to go for their votes. तो इनकी इस तरीके से मदद की जाएगी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर सच सच प्रैक्टिस इज बीइंग डन। ये पहली बार ये प्रैक्टिस जो है वो अपनाई जा रही है, एंड इट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम कर्नाटक असेंबली इलेक्शन। तो वोट फ्रॉम होम ऑप्शन फर्स्ट टाइम एवर बाय इलेक्शन कमीशन दिया जा रहा है। देन वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है कि हम जो अपने बॉर्डर एरियाज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली चाइना की बात करते हैं, तो चाइना की तरफ देखा जाए तो अपने वहाँ के जो गांव हैं, जो वहाँ पर जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, उनका चाइना द्वारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा चुका है। एंड इन दैट रिगार्ड व्हेन वी टॉक अबाउट आर बॉर्डर विलेजेस, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा अब जो गवर्नमेंट द्वारा अब ये किया जा रहा है कि इनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च दिस स्कीम वेर इन दिस प्रोग्राम वेर इन 4,800 करोड़ फ्रॉम ईयर 2020 टू 23 इज बीइंग, इसे इतना पैसा खर्च किया जाएगा और हमारे जो बॉर्डर विलेजेस होते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ लोगों को उनके जीवन यापन के लिए सुविधाएं दी जाएगी, मतलब वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। उससे क्या होगा, उससे इन जगह से जो पलायन होता है, पीपल फ्रॉम दीज प्लेसेस जो कि शहरों की तरफ आते हैं, उसमें कमी आएगी। बिकॉज दी मूवमेंट फ्रॉम सच प्लेसेस, ये अपने आप में सिक्योरिटी कंसर्न, अपने आप में इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर समृद्धि होना हमारे बॉर्डर एरियाज में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक एक्शन नाउ। तो ऐसे करीब करीब 3,000 ऐसे गांवों को लक्ष्य माना जा रहा है, जो कि 19 जिले, 46 ब्लॉक्स, 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करते हैं। And this vibrant village action plan will be created with the help of district administration and gram panchayat, है ना। सो दिस इज बीइंग लॉन्च्ड और इसमें 3,000 गांवों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इसमें 4,800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसमें से 2,500 करोड़ रुपीस तो केवल वहां की सड़कों के डेवलपमेंट के लिए लगाए जा रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी को बेहतर करने का पूरा पूरा प्रयास इसमें किया जा रहा है। देन वी टॉक अबाउट ऑपरेशन कावेरी। देखिए, जब भी हमारे देश में, हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे जो भारतीय हैं, जो भी दूसरे देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं, वो अपने देश वापस आना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी, राइट। तो यूक्रेन वॉर की समय जब बात करें तो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। जब अफगानिस्तान का इशू था तो उस समय ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था। जो हमारे देशवासी जब दुनिया भर में कोविड-19 के समय परेशान हुए तो वंदे भारत लॉन्च किया गया था। उसी तर्ज पर जब सूडान में भी दिस सिविल वॉर जो वहां चल रहा है, तो भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया। ऑपरेशन कावेरी का मतलब है कि जो सूडान सिविल वॉर में अराउंड 4,000 इंडियंस वर स्ट्रैंडेड देयर, मेनी ऑफ दीज इंडियंस हैव बीन देयर फॉर एजेस, फॉर मेनी इयर्स, मेनी जनरेशंस दे आर देयर, बट नाउ एट द टाइम ऑफ दिस कैलेमिटी दे वांट टू कम बैक टू इंडिया। तो ऑपरेशन कावेरी भारत द्वारा अभी लॉन्च किया गया है ना। इट वाज लॉन्च ऑन 24 अप्रैल 2023 को उसको लॉन्च किया गया है, और वहां से हमारे देश के नागरिक, जो हमारे देश भारतीय जो वहां पर है, उन्हें वापस लाया जा रहा है थ्रू ऑपरेशन कावेरी, स्पष्ट। और इसमें एक ध्यान रखिएगा, ये हक्की पिक्की, दिस दिस वन ट्राइबल कम्युनिटी इज देयर, दिस ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग टू कर्नाटक, है ना, एंड दे आर बर्ड कैचर्स बेसिकली होते हैं, उनमें से कई लोग वहां पर फंसे हैं, तो उन्हें भी इसके थ्रू वापस लाया जा रहा है ना। तो ऑपरेशन कावेरी, सूडान क्राइसिस, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और इसके पहले का जो मैंने नाम बताया वो भी आपको ध्यान रखना होगा। विन टॉक अबाउट ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन के समय की बात की जाए, देन वी टॉक अबाउट वंदे भारत, दिस कोविड-19 के समय, एंड दीज ऑल टू बी रिमेंबर्ड। देन इट्स बिलावल भुट्टो टू विजिट इंडिया। बिलावल भुट्टो जो हैं वह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, एंड ही इज गोइंग टू विजिट इंडिया ऑन एससीओ फॉरेन मिनिस्टर समिट जो होगी, जिसमें गोवा में जो समिट होने वाली है, वहां पर ये शिरकत करने वाले हैं, वहां पर ये आने वाले हैं। तो ही इज गोइंग टू बी फर्स्ट पाकिस्तानी लीडर टू बी कमिंग टू इंडिया इन लास्ट अराउंड 9 years। इन 2014 इट वाज लास्ट टाइम जो थे, 2014 में इट वॉज पीएम नवाज शरीफ, जो कि पीएम मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उनमें सार्क देशों के अध्यक्ष को, जो राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था, तो उनमें ये शरीक हुए थे। लास्ट टाइम ही केम इन 2014, मतलब पाकिस्तान लीडर कमिंग टू इंडिया वाज इन 2014। और उसके पहले व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान कमिंग टू इंडिया, तो इट वाज इन 2011, 2011 में इट वाज पाकिस्तान, उस समय की फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खार जो भारत आई थी।
तो अगर फॉरेन मिनिस्टर के ताल्लुक में देखा जाए तो 12 वर्षों के बाद में और 9 वर्षों के बाद में यानी लीडर फ्रॉम पाकिस्तान इज कमिंग टू इंडिया, बिलावल भुट्टो जरदारी, है ना। देन व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अभी, राइट। अब देखिए अमेरिका से जो हमारे ओवरऑल बिजनेस के ताल्लुक में बात की जाए तो दैट इज इंक्रीज टू 7, मतलब 7.65% से उसमें वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर आवर बिजनेस वाज $119 बिलियन एंड दैट इज इंक्रीज टू $128.55 बिलियन। उसमें अच्छी बात यह है कि अमेरिका के साथ में हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, मतलब वी आर एक्सपोर्टिंग मोर टू अमेरिका एंड इम्पोर्टिंग लेस, है ना। So our business with America has increased. Exports to America rose by 2.81% to 7.31 billion, and our import has grown by 16% to 50.24 billion. Still, we are having a positive trade balance with America. But when we talk about China, though our business has gone down, but our import has increased, our export has gone down. So that is something again unfortunate. India's two-way commerce with China declined by 1.5%. 113.83 बिलियन से मतलब पहले 115 था, अब कम हुआ है। बट इसमें हमारा जो इंपोर्ट है वो बड़ा है ना। एक्सपोर्ट टू चाइना इज डिप बाय 28%, इंपोर्ट रोज बाय 4.16%। हम लोग जो वहां से सामान मंगाते हैं वो बड़ा है, जो बेचते हैं वो कम हुआ है, उसके कारण बिजनेस कम दिख रहा है यहाँ पर। बट द ट्रेड बैलेंस इज नेगेटिव एंड दैट इज ऑल्सो टिल्टेड, मतलब उसमें भी बढ़ोतरी है जो हो रही है। सो दैट इज द डिफरेंस, है ना। तो चाइना के साथ में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है और दैट इज इंक्रीजिंग। तो इसमें आगे बढ़े तो हम बात करते हैं ट्विटर ब्लू टिक इशू। जो ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट होता है, वेरीफाइड अकाउंट का मतलब होता है कि जो ट्विटर अकाउंट होता है उसमें एक ब्लू टिक इस तरीके से वहां से लगा होता है ना। और ये ब्लू टिक जो ट्विटर द्वारा 2009 में स्टार्ट किया गया था। 2009 में इसलिए स्टार्ट किया गया था कि दे वांट टू सेव गार्ड पीपल फ्रॉम एनी फ्रॉड आइडेंटिटी। तो जहां पर सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो यू आर टॉकिंग, यू आर डीलिंग विद द जेन्युइन सेलिब्रिटी, तो वहां पर जो कॉर्पोरेट सेलिब्रिटीज होते हैं उनको इस तरीके से ब्लू टिक दिया गया, है ना। दैट तो ये तब 2009 में फ्री दिया गया था। बट आपको याद हो तो 2022 में लास्ट ईयर एलोन मस्क द्वारा ट्विटर को टेक ओवर किया गया। वो टेक ओवर किया गया मतलब टेक ओवर इन द सेंस उसे खरीदा गया, $44 बिलियन में खरीदा गया। एंड एलोन मस्क बीइंग अ बिजनेसमैन ही बिलीव्स दैट ट्विटर जो है अपने पोटेंशियल पर मतलब पोटेंशियल पर उसने कभी परफॉर्म नहीं किया। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सही नहीं है। उनका जो सब्सक्रिप्शन बिजनेस हो सकता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस या रेवेन्यू मॉडल्स को बोले सब्सक्रिप्शन बेस, वो बेहतर हो सकता है। तो उनके द्वारा अब जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उसे $8 अ मंथ में ही इज प्रोवाइडिंग दिस सब्सक्रिप्शन सर्विसेज कि अगर आपको अपना वेरीफाइड अकाउंट चाहिए यू नीड टू पे $8 पर मंथ। मतलब $8 यूएस में हमारे यहाँ अराउंड ₹650 या डिपेंडिंग अपॉन वेरियस इकोनॉमीज वो अंतर आ सकता है। मतलब यू पे एंड देन यू गेट द वेरीफाइड अकाउंट। तो उनके द्वारा 20 अप्रैल एक डेडलाइन दी गई थी। वो 20 अप्रैल के बाद में आफ्टर 20 अप्रैल many celebrities lost their this blue tick on their verified account। मतलब उनका जो लेगेसी ये जिसको बोलना चाहिए ब्लू टिक था, they have lost it. Legacy verified account have been lost by them। मतलब now when they are paying तो they are being given the the blue tick now, right? So earlier it was free in 2009 but now it is being a paid service and the number of celebrities who lost this were मतलब there are many। उसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, विराट कोहली स्वयं ना, सेलेना गोम्स, लेडी गागा, मतलब नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जो थे they lost their legacy blue ticks off on their Twitter account some time back। Not only celebrities, many of these media companies जो होती हैं even उनके blue tick जो legacy account जो verified blue tick थे वो उनके जा चुके हैं। Now when they are paying they are getting these Twitter accounts, they are that very blue ticks they are getting now। Then Malaysia's parliament voted to remove the death penalty, है ना। मलेशिया की पार्लियामेंट में ऐसा मलेशिया में ऐसा होता है कि वहां पर कई सारे जो केसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, वहां पर मैंडेटरी डेथ पेनल्टी दी जाती थी, मृत्युदंड दिया जाता था, है ना। तो अब मृत्युदंड दिया जाता था इसका मतलब ये है कि उन वहां पर जजों के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, मतलब दे कांट टेक एनी अदर डिसीजन। It's a murder case or it's any other crime, so they have to go for this death penalty। They had no option, they had no discretion on these। So what has happened now? Now Malaysia's parliament voted to remove the death penalty। अब मलेशिया की पार्लियामेंट ने वहां पर जो है लॉ लेकर के दे वोटेड एंड नाउ इन मेनी केसेस जिस जो ये अपने आप में डेथ पेनल्टी होती है मैंडेटरी, वो हटा ली गई है ना। तो मलेशिया पार्लियामेंट रिसेंटली वोटेड टू रिमूव द डेथ पेनल्टी एज द मैंडेटरी सेंटेंस फॉर 11 सीरियस क्राइम्स इंक्लूडिंग मर्डर एंड टेररिज्म।
अब इससे क्या है, वहां पर 1300 प्रिजनर जो हैं, जो डेथ रो पे मतलब जिनको मृत्युदंड दिया जाना है, इट मे सेव देम, राइट। एट अ मॉनिटरिंग ऑन एक्सिक्यूशन सीन्स टू, मतलब एक्सिक्यूशन पर वहां पर रोक लगा दी गई 2018 से। हो सकता है कि इस परिवर्तन के बाद में इन ये बच जाए, मतलब इनका शायद जो भी उसको जो डेथ पेनल्टी है उसको तब्दील करके जो इसको बना चाहिए चेंज कर दिया जाए। तो जजेस विल रिटेन द डिस्क्रिशन टू इम्पोज द कैपिटल पनिशमेंट इन एक्सेप्शनल केसेस, मतलब किसी एक्सेप्शनल केस में वह कैपिटल पनिशमेंट वहां पर डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, बट देन वो बाकी केसेस में 40 साल तक की सजा उनके द्वारा सुनाई जा सकती है। अब ये जो रिफॉर्म है, स्टिल टू बी क्लियर बाय द कंट्रीज अपर हाउस, बट देन इट इज वाइडली एक्सपेक्टेड कि ये क्लियर किए जाएंगे। जर्मनी स्विच्ड ऑफ इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मतलब जहां पर दुनिया व्हेन वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर, वहां पर जर्मनी हैज टेकन अ वेरी बोल्ड मूव। उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा उनके जो लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उन्हें बंद कर दिया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया। मतलब देखिए क्या हुआ था, 2011 में जापान में एक फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था। फुकुशिमा डिजास्टर का मतलब है कि वहां पर एक अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक के कारण वहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वहां एक्सीडेंट होता है, वहां पर एक इंसिडेंट होता है, और वो अपने आप में एक न्यूक्लियर डिजास्टर का रूप परिवर्तन कर लेता है। इस इंसिडेंट के बाद में इट वाज एक तरीके से संकल्प लिया गया था जर्मनी के द्वारा कि वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, राइट। बट ये 2011 की बात है। अब जब 2023 की बात करते हैं, दैट टू इन एन एरा वेर इन दिस यूक्रेन रशिया वॉर हुआ है, जहां पर यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, ऐसे समय पर बड़े करेजियसली बोल्ड डिसीजन लेते हुए जर्मनी द्वारा अपने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया गया है, राइट। और ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो 31 वर्ष की एवरेज रफली एज के साथ में 442 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी भी मतलब दे आर वर्किंग, राइट। और पहले ऐसा माना जा रहा था कि द काउंट इज गोइंग टू इंक्रीज, बट 96 तक ये 17.5% ऑफ दुनिया की जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, वो 17.5% वाज बीइंग टेकन केयर बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स, व्हिच हैज गॉन डाउन टू 10% इन 2021, राइट। बट स्टिल इट्स अ ग्रेट मूव बाय जर्मनी, वेर इन दुनिया न्यूक्लियर बात सोचती है, दे आर गोइंग फॉर दिस बिकॉज दे वांट टू पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है। तो दैट वे इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट मूव बाय जर्मनी, है ना। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न का मतलब होता है वह स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन तक गया हो, मतलब 8,000 करोड़ के अनुमान की हम बात करें। सो दुनिया में जो यूनिकॉर्न की रैंक लाई जाती है उसमें भारत का तीसरा स्थान है ना। यूएस इज द फर्स्ट, मतलब लीडिंग विद 666 यूनिकॉर्न, एंड चाइना कम सेकंड विद 316, एंड इंडिया इज थर्ड एट 138 यूनिकॉर्न। अब ये अलग बात है कि इन 138 यूनिकॉर्न्स में से 68 आर बेस्ड इन इंडिया, एंड 70 ऑफ दिस यूनिकॉर्न हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब दे बीन स्टार्टेड बाय इंडियन फाउंडर्स, but the headquarters is not in India. They are located outside India. Maybe for many reason, maybe वो tax saving और सब जो भी होता है उसके ताल्लुक में इनके headquarters भारत में नहीं है. But still there are around 138 unicorns, and India is at the third position in Hurun Global Unicorn Index. और इनमें स्विगी, ड्रीम 11, बाइजूस जो है, ये बड़े टॉप यूनिकॉर्न्स इनको कहा जाता है। यूनिकॉर्न मतलब वैल्यूएशन $1 बिलियन। अगर वो मिनीकॉन कहा जाए तो वैल्यूएशन $1 मिलियन। इनके अलावा होते हैं गजल्स। गजल्स का मतलब होता है वह स्टार्टअप्स जिनकी अभी प्रेजेंट वैल्यू अराउंड 500 मिलियन। 500 मिलियन का मतलब होता है हाफ ऑफ बिलियन। 1,000 मिलियन इज 1 बिलियन, तो हाफ ऑफ बिलियन जो बोला जाता है ना, 500 मिलियन तक का इनका वैल्यूएशन है, और मे बी इन नेक्स्ट 2 years देयर वैल्यूएशन विल इंक्रीज टू 1 बिलियन, तो उन्हें गजल्स कहा जाता है। उसमें भी भारत का तीसरा स्थान है। तो इन यूनिकॉर्न वी ऑल्सो गॉट, मतलब यूनिकॉर्न वी गॉट थर्ड रैंक, एंड इन टर्म्स ऑफ गजल्स ऑल्सो इंडिया has got the third rank overall, right? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव टू 38। लास्ट बार जो ये इंडेक्स आया था दैट वाज इन ईयर 2018। देखिए ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये हर 2 वर्षों में निकाला जाता है, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन देयर वाज अ डिले। तो लास्ट दिस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स came in 2018. Our rank was 44 in this. नाउ इट इज इम्प्रूव टू 38, मतलब हमने 6 रैंक का यहाँ पर फायदा हुआ है। वी इम्प्रूव बाय 6 रैंक इन एज कम्पेयर टू लास्ट दिस रैंकिंग। तो इसमें 6 डायमेंशन होते हैं। दिस डायमेंशन जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटेंस इन क्वालिटी, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग,
एंड टाइमलीनेस। इन्हें 0 से 5 के स्केल पर जिसको चाहिए रेटिंग उनकी की जाती है, और उसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 38 आती है आउट ऑफ 139 नेशन, जो अपने आप में इट्स अ डिसेंटली रिस्पेक्टेबल रैंक। And Singapore and Finland are the most efficient and highest rank LPI countries as per the 2023 Logistics Performance Index। और हमारे द्वारा जो मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, जो डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है, उसका ही परिणाम है कि वी हैव गॉट दिस इंप्रूवमेंट इन द रैंक इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना। देन वी टॉक अबाउट चाइना हैज अटेम्प्टेड अगेन एंड टू रीनेम द 11 प्लेसेस इन इंडिया। अब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगह जो अरुणाचल प्रदेश में होती है उनके नाम परिवर्तित कर दिए हैं, अपने ताल्लुक में अपनी लैंग्वेज में उनके नाम वहां पर चाइना द्वारा दिए गए हैं। और ये चाइना द्वारा जो ये साहस किया गया, पहली बार नहीं किया गया, इट इज द थर्ड ओकेजन दे हैव डन इट, है ना। तो चाइना और इंडिया द्वारा, ऑब्वियसली इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है कि बिकॉज दीज प्लेसेस आर आवर प्लेसेस, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड हु इज चाइना टू रीनेम दीज प्लेसेस। So India has summarily rejected China's attempt to lay claim over many areas in Arunachal Pradesh, and the issue related to the official names, of changing of the official names of these places. So this is recently 11 places in China, जो है वो 11 places in अरुणाचल प्रदेश वो renamed by China। इवन अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत और जैंगनन जो बोलते हैं वहां के लैंग्वेज के द्वारा कहा जाता है। दिस इज चाइना's थर्ड सच अटेम्प्ट टू रीनेम प्लेसेस इन आवर नेशन, है ना। Earlier in 2017, they tried to rename 6 places. In December 2021, 15 places were renamed by them. तो एनीवे चाइना की आदत है, चाइना ने ये पहली बार नहीं किया है, हमारे यहाँ तीसरी बार। उसके अलावा भी इन साउथ चाइना सी एंड प्लेसेस जो आइलैंड वहां पर होते हैं, उनमें से कई आइलैंड के नाम जो है चाइना द्वारा परिवर्तित किए गए हैं इसके पहले। Then we talk about Venezuela is the world's most criminal country। मतलब वेनेजुएला में जो क्राइम रेट है that is on a very higher side ना, क्राइम रेट वहां पर बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब कि दुनिया का सबसे मोस्ट क्रिमिनल कंट्री उसे कहा जाता है। इट इज फॉलोड बाय पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, होंडुरास, एंड दीज आर द 10 नेशंस, और टॉप 10 नेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल कंट्रीज इनको कहा जाए। वैसे भारत की जो रैंक 77 है, एंड वी हैव गॉट बेटर रैंक देन यूएसए व्हिच हैज गॉट 55 एंड यूके व्हिच गॉट 65 रैंक। और दुनिया के सबसे इन टर्म्स ऑफ क्राइम रेट के बारे में कहा जाए तो बड़े देशों में इट्स टर्की व्हिच हैज गॉट 92nd रैंक, इट्स जर्मनी विथ 100 रैंक, एंड इट्स जापान विथ 134। मतलब मोस्ट इसको बोला सबसे बेहतर इनमें जापान बड़े देशों में माना जा सकता है, राइट। अब जो क्राइम रेट होता है इसमें नंबर ऑफ क्राइम्स divided by their this population multiplied by 1 lakh will give you the crime rate in the country। and उस crime rate के ताल्लुक में रेटिंग की जाती है, उसमें वेनेजुला नंबर 1 है, उसमें जापान एट दी इन बिगर नेशन लास्ट, उसमें तो सबसे बेहतर आता है, एंड इंडिया गॉट अ रैंक ऑफ 77। इट इज बेटर देन यूएस एंड यूके। क्योंकि ये कई देश हमारे देश पर कई बार इसको बोलना चाहिए आक्षेप लगाते होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, बट इन देयर ओन कंट्री अगर वो रैंकिंग पर विश्वास किया जाए तो दे आर इन अ पिटीबल कंडीशन। देन वी टॉक अबाउट 125 फीट की प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर की आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर लेक आंध्र प्रदेश हैदराबाद में अनवील की गई, है ना। और कब अनवील की गई? इट वाज अनवील्ड ऑन 14 अप्रैल, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, है ना। सो दिस इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन द कंट्री, मेड ऑफ over 360 ton of steel, 100 tons of bronze, and costing around 155 crore। बट इसमें ध्यान रखिए बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू ऑफ नॉलेज, है ना, लातूर में कुछ समय पहले अनवील की गई थी, लातूर महाराष्ट्र, है ना। दैट लेंथ वाज 75 फुट, और उसे स्टेचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है, स्टेचू ऑफ नॉलेज इट इज कॉल्ड, राइट। तो यह भी ध्यान रखना होगा हमें। Then we talk about AITC, CPI and NCP are no more national parties। AITC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, ये तीन पार्टियां जो हैं, अब दीज पार्टीज आर नॉट नेशनल पार्टीज। तीन पार्टी अब नेशनल पार्टी नहीं है। और आप आम आदमी पार्टी जो है दैट इज नेशनल पार्टी नाउ। तो इस परिवर्तन के बाद में व्हेन दी थ्री पार्टीज आर नो मोर नेशनल पार्टीज, आप बीइंग वन, तो इसके बाद में केवल 6 नेशनल पार्टीज हमारे देश में बची हैं। दिस 6 नेशनल पार्टीज आर बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी, इट्स अ नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, एंड लेटेस्ट एडिशन ऑफ आप।
because AAP got seats in four different this states. They opened their account in four different states. और वो जो criteria होता है election commission का for being a national party, they cover, तो they have become a national party, and these big parties जो बड़े नेम होते हैं जिनकी सीट शायद आपसे ज्यादा होगी पार्लियामेंट में, but these parties are no more national parties now, right? Bharat Gaurav train was flagged by Dr. G. Kishan Reddy and Dr. Virendra Kumar. G. Kishan Reddy हमारे मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है सोशल जस्टिस एम्पावर मिनिस्टर है, राइट? अब इनके द्वारा भारत गौरव ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई थी ऑन 14th ऑफ अप्रैल, है ना? और भारत गौरव ट्रेन जो है वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं उनके जो जीवन से रिलेटेड जितनी प्लेसेस हैं, मतलब प्लेसेस एसोसिएटेड टू हिज लाइफ, वहां से ट्रेन जो है ट्रेवल करने वाली है, मतलब वहां पर दिस ट्रेन इज गोइंग टू विजिट, है ना? तो इट वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, है ना? और ये अंबेडकर सर्किट का मतलब है कि दीज प्लेसेस निजामुद्दीन स्टेशन से इट इज गोइंग टू गो टू दिस न्यू दिल्ली, महू, नागपुर, बुद्धिस्ट साइट्स लाइक सांची, सारनाथ, गया, राजगीर एंड नालंदा। तो अपने आप में दिस वाज अ 8 day टूर विच स्टार्टेड ऑन 14th ऑफ अप्रैल। इसे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहा गया, और इसे अंबेडकर जो मैंने यहाँ पर आपको स्थान बताए हैं, यहाँ से ट्रेन ये गुजरने वाली थी। Petteri Orpo is Finland's new PM. अब देखिए, आपको याद हो तो at the age of 34 in 2019, Sanna Marin went on to become the उस समय की मतलब प्रेजेंट यंगेस्ट पीएम इन द वर्ल्ड, है ना? और अब जब आफ्टर दीज मेनी इयर्स आफ्टर हम जब अब बात करते हैं, तो सना मरीन वाज डिफीटेड बाय पेटोरी ओर्पो एज एंड ही हैज बिकम द फिनलैंड्स न्यू पीएम। सना मरीन की जो पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है वह तीसरे स्थान पर आई है ना? तो न्यू पीएम ऑफ फिनलैंड इज पेटोरी ओर्पो, जो है वो फिनलैंड के नए पीएम अभी अभी बने हैं, राइट? Nandini Gupta has been crowned as the Miss India 2023. She is from Kota, Rajasthan, a 19-year-old girl, and she has become Miss India 2023, and she is going to participate on India's behalf in Miss World contest now. Then we talk about Order of White Eagle to Zelensky, है ना? जो व्लोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट होते हैं, एंड ही इज लीडिंग यूक्रेन एट दिस ट्रबल टाइम फॉर लास्ट इयर्स, फॉर एक जब से वॉर स्टार्ट हुई तब से वो एक बड़ी फाइट लड़ रहे हैं अपने आप में, एंड ही हैज बीन कन्फर्म्ड विद मेनी अवार्ड्स फॉर हिज करेज। तो श्रेणी में आगे बढ़ते हुए यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को अब ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल दिया गया। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल का मतलब होता है ये पोलैंड का सबसे बड़ा अवार्ड है, and in recognition of his outstanding merits in deepening relationship between Poland and Ukraine, this award has been conferred to Volodymyr Zelensky, Ukraine के राष्ट्रपति। तो he is praised for his bravery and determination to serve his country during the Russian invasion in Feb 2022, ना? 24 फरवरी 2022 को रशिया द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया, है ना? और उसके बाद से जो इनके द्वारा जो करेज दिखाया गया है उस ताल्लुक में, ही हैज बीन कन्फर्म्ड विद ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, सन मिस्टर चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड ऑफ यूएस, एंड नाउ दिस ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल फ्रॉम पोलैंड हैज बीन कन्फर्म्ड टू व्लोदिमीर जेलेंस्की। द इंडिया भूटान इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात की गई है। व्हेन पीएम मोदी मेट विद किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर वांगचुक, जो है वहां के किंग, जब भारत की यात्रा पर आए थे, तो दोनों देशों के बीच में जो वार्ता हुई उसके उसके में ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है, दैट इज गोइंग टू बी, उसको स्थापित किया जाएगा एट इंडिया भूटान बॉर्डर इन नियर जयगांव इन वेस्ट बंगाल। दैट वाज डिसाइडेड बिटवीन इंडिया एंड भूटान, राइट? Then unclaimed deposits were transferred to RBI to a level of 35,012 crore के unclaimed deposit। unclaimed deposit का मतलब ये होता है कि let's say somebody has deposited money in the bank but उनकी demise होती है, diseased होते हैं, उसके बाद में वो जो पैसा उनके द्वारा डिपॉजिट किया गया उसे क्लेम नहीं किया जाता है ना। nobody came forward to claim the money, and then for 10 years or so, मतलब 10 साल तक जो पैसा है उसको किसी के भी द्वारा क्लेम नहीं किया गया। तो वो ऐसा अनक्लेम डिपॉजिट जो गवर्नमेंट बैंक्स, जो पीएसयू बैंक्स होते हैं, उनमें दैट वेंट टू अ ट्यून ऑफ, मतलब उसमें जो डिपॉजिट पाया गया वह 35,012 करोड़ सच डिपॉजिट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सच बैंक्स, फ्रॉम पीएसयू बैंक्स टू आरबीआई को ट्रांसफर किया गया, है ना? और ये 10.24 करोड़ जो अकाउंट होते हैं, फ्रॉम दीज मनी करोड़ अकाउंट इट वाज ट्रांसफर्ड टू आरबीआई। मतलब इस अकाउंट के, ये बैंकों के पास में पैसा होता था और उन्होंने ये पैसा है आरबीआई को ट्रांसफर किया है ना? और इस 35,000 करोड़
जो 12 करोड़ की जो बात की गई उसमें सबसे ज्यादा 8,000 से ज्यादा करोड़ जो अमाउंट जो है दैट वाज फ्रॉम एसबीआई, फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक, है ना, एंड कैनरा बैंक विद 4,558 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक के 5,344 करोड़ होते हैं, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा विद अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ 3,914 करोड़। बाकी जो कई दूसरे जो बैंक होते हैं उनका डिपॉजिट होता है। तो दैट वाज ट्रांसफर टू आरबीआई को ये ट्रांसफर किया गया, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ट्रांसफर टू आरबीआई। मुंबई अमंग द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, है ना। अभी एक टाइम आउट इज वन सच, इट्स अ लंदन बेस्ड मीडिया आउटलेट, उनके द्वारा एक सर्वे किया गया, उसमें दुनिया के 19 ऐसे शहरों की बात की गई है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पर होता है। और इस रैंकिंग में इट वाज जर्मनीज बर्लिन was ranked as the city with the best public transport system across the globe, है ना। and that was followed by Prague in चेकोस्लोवाकिया, सॉरी चेक रिपब्लिक जो है वहां का, प्राग जो है द कैपिटल सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक, प्राग इज एट द सेकंड पोजीशन, एंड दिस रैंकिंग इज टॉप बाय बर्लिन। और 19वें स्थान पर इट इज मुंबई, है ना। तो मुंबई को सिक्योर्ड पोजीशन ऑफ 19 स्पॉट इन दिस टॉप, एंड इट इज द टॉप रैंक इंडियन सिटी इन द, भारत की सबसे टॉप रैंक इंडियन सिटी इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। हमें ऐसा लगता है कि मुंबई इज अ कंजेस्टेड प्लेस, इट इज इनफैक्ट अ प्लेस, बट देन देयर द पीपल आर डिसिप्लिन्ड एंड दिस सिस्टम इज इट्स ग्रेट, राइट। तो वहां पर कम से कम एक्सपेंस पर वी कैन ट्रेवल टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, एंड इट्स दैट इज व्हाई इट हैज बीन कंफर्म्ड एज द, मतलब इसे 19वीं रैंक इसको दी गई है। तो इट इज द ओनली इंडियन सिटी इन द रैंकिंग, इन टॉप रैंक इंडियन सिटीज बीइंग देयर, राइट। तो टाइम ऑफ की लिस्ट आती है, उसमें ये रैंक दी गई है। देन सॉरी, तो देन वी टॉक अबाउट इंडिया इज फोर्थ बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। मिलिट्री स्पेंडर का मतलब होता है कि भारत द्वारा जो मिलिट्री पर जो पैसा लगाया जा रहा है उस ताल्लुक में अगर देखा जाए तो हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर दुनिया के होते हैं। द रैंक इज ऑब्वियसली, यहाँ पर फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो इट इज यूएस with $877 billion they have spent in year 2022. It was followed by $292 billion by China. उसके बाद अगर देखें तो इट वाज रशिया, एंड देन इंडिया का जो स्थान है वो चौथा यहाँ पर आता है। क्लियर। तो इंडिया शार्पन इज फोकस ऑन बिल्डिंग द डिफेंस कैपेबिलिटीज, और उसमें जो सबसे बड़ा चंक जो हमारा जो है वो चाइना बॉर्डर पर हमारे द्वारा वहां पर लगाया गया। एक्सपेंडिचर ऑफ चाइना बॉर्डर अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन ईयर 2022। तो द फर्स्ट रैंक इज ऑफ यूएस, फॉलोड बाय चाइना एंड रशिया, एंड इंडिया इज एट द फोर्थ रैंक। और जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जो कहा जाता है, उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। इंडिया का इसमें चौथा स्थान है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड। कृष्णा घोष जो है, शी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून, है ना। मतलब जो आर्टेमिस मिशन अभी लॉन्च किया गया उसका फर्स्ट फेज हैज बीन लॉन्च, सेकंड फेज आर्टेमिस मिशन का होता है, उसमें दे आर गोइंग टू टेक गो अराउंड द मून। बेसिकली दे आर नॉट गोइंग टू लैंड ऑन मून, दे आर गोइंग टू टेक जिसको बोलना चाहिए, दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लूनर एक्सिस, राइट। तो एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना हेमॉक कोच जो है, शी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमन टू गो अराउंड द मून ever since humanity began exploring the lunar world, है ना। तो 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा गया था, और 1972 लास्ट बड़ा मिशन था चंद्रमा के लिए। उसके बाद 50 वर्षों के बाद में अब आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो आर्टेमिस मिशन 1, 2, 3, सेकंड जो आर्टेमिस मिशन है, फर्स्ट आर्टेमिस मिशन जो गया है, आर्टेमिस 1 जो है वो अनमैन्ड है, सेकंड विल बी मैन्ड, दे आर गोइंग टू रिवॉल्व, मतलब एक तरीके से वो मून एक्सिस जो है वो होकर के आने वाले हैं, थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं चंद्रमा के। और तीसरा जो आर्टेमिस 3 होगा वहां पर इट इज गोइंग टू बी अगेन, वी आर गोइंग टू लैंड ऑन मून आफ्टर दीज मेनी इयर्स। तो शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सच लेडी, फर्स्ट सच वुमेन टू गो अराउंड द मून, है ना, कृष्णा कोच, है ना। तो नासा अनाउंस द कोच विल बी द मिशन स्पेशलिस्ट व्हेन 4 ह्यूमंस on board the Orion spacecraft to trip around the moon जो है, and this she is going to part of 10-day long Artemis 2 mission। ध्यान रखिए यहाँ पर Artemis mission के 1, 2, 3 है, फर्स्ट अनमैन्ड, सेकंड मैन्ड, एंड थर्ड इज गोइंग टू बी, थर्ड मैन्ड होगा बट नॉट ऑन मून, लैंडिंग नहीं होगी, थर्ड में इट इज गोइंग टू बी लैंडिंग ऑन द मून, राइट। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रकाश सिंह बादल, जो जो अकाली दल के बहुत बड़े लीडर थे, है ना। उनकी 95 ईयर्स की एज में अभी मृत्यु हुई है ना। और ही वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और 1970 में ये उस समय के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। In 1972, he was youngest chief minister
हुए थे, और उसके बाद में ही वॉज चीफ मिनिस्टर फॉर पंजाब फॉर 5 रिकॉर्ड टाइम, ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. So he became the youngest chief minister of state in 1970 and oldest chief minister at the same in 2012. 2022 में 2012 में सबसे oldest chief minister पंजाब के बने, 1970 में सबसे youngest chief minister पंजाब के बने थे. And he belongs to अकाली दल. अकाली दल हमारे देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है. कांग्रेस के बाद में कुछ अकाली दल इज सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ आवर नेशन, है ना. तो इसमें जो बड़े लीडर होते हैं, प्रकाश सिंह बादल, जो 5 दफा पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, उनकी अभी 25 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई, है ना. ही वॉज द यंगेस्ट सरपंच एट द एज ऑफ अराउंड 20 की एज में, 1952 में यह सरपंच बने थे, राइट. देन वी टॉक अबाउट मन की बात रीच्ड 100 करोड़ पीपल. मतलब एटलीस्ट एक बार 100 करोड़ लोग द्वारा मन की बात जो प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जो हर महीने मन की बात की जाती है, वो कम से कम रीच्ड मोर देन 100 पीपल हु लिसन टू इट एटलीस्ट वंस. कम से कम एक बार एक दफा उनके द्वारा सुना गया. तो पीएम मोदी मंथली प्रोग्राम मन की बात रीच्ड मोर देन 100 करोड़ पीपल हु लिसन टू इट एटलीस्ट वंस, as extrapolated in the exhaustive study commissioned by Prasar Bharati and conducted by IIM Rohtak. You know, this report concluded that 96% of people were aware of this Man Ki Baat. Around 23 people have listened and viewed program regularly, and 41% had scope of getting converted from being occasional audience to regular audience. फिर ओवरऑल देखें तो उसमें 100 करोड़ लोगों द्वारा मन की बात एटलीस्ट एक दफा सुनी गई है. India's first water metro was inaugurated in Kochi sometime back. कोची में इसको इनॉग्रेट किया गया. इसमें समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जब हम बोलते हैं कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो की जब बात की जाती है, तो वहां पर कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो मतलब नदी के नीचे से, हुगली नदी के नीचे से मेट्रो जो ट्रेन वहां पर रन की जा रही है, दैट इज अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर मेट्रो, तो वाटर मेट्रो का मतलब होता है कि कोची में दिस शिप्स आर बीइंग, मतलब दिस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स उनको कहा जाता है. तो दिस थ्रू बोट्स दिस मेट्रो इज बीइंग रन मतलब ये बोट के थ्रू 10 आइलैंड जो है कोची के जो होते हैं, उनको कनेक्ट किया गया, एंड दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द वाटर मेट्रो देयर. तो वहां पर साक्षात मेट्रो पानी के नीचे से उसको निकाला जा रहा है, मतलब नदी के नीचे से उसको जो टनल के थ्रू निकाला जा रहा है, दैट इज अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता. यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स, और उसके थ्रू 10 आइलैंड्स अराउंड कोची आर बीइंग कनेक्टेड, एंड दैट इज बीइंग टर्म्ड एज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो. उसे पीएम मोदी द्वारा कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था. Kochi Water Metro, one of its kind in world, connecting Kochi Islands to mainland, is ready to start the service, and in fact started the service, inaugurated by PM Modi. Himachal went on to become the first state in the country to create a DNA database. जो मिसिंग पर्सन होते हैं, है ना, जो आइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती हैं, उनका डीएनए डेटाबेस हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किया जा रहा है. तो हिमाचल प्रदेश achieved the distinction of being the very first state to establish a DNA database for unidentified bodies. और ये पिछले वर्ष इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल में. अब इसको देखा जाए तो एक वर्ष में 150 डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं. इसका फायदा क्या है कि वह लोग जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे होते हैं, अब उन्हें वो डीएनए जांच के थ्रू इमीडिएटली ये पता लगा सकता है, जो बॉडी होती है उसका पता है इसके थ्रू लगा सकता है. तो इट विल ब्रिंग बिग रिलीफ टू फैमिली सर्चिंग देयर लव वंस and running from pillar to post with the photographs and detail. The DNA samples of relatives would be matched with the data samples stored in the DNA profile database, and जो अगर मैच करता है तो within some time it will be वो पता चल जाएगा उसके थ्रू. तो implementation of DNA database is going to help in many ways. एक तो ये मिसिंग पर्सन्स वाला आइडेंटिफाइड बॉडी वाला जो होता है वो, और उसके अलावा जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं उसमें भी इसके द्वारा बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द डिजास्टर, मिसिंग पर्सन, ट्रैकिंग ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर्स, that is going to be helpful through this particular initiative. देन राजस्थान गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन वेलफेयर बिल अभी लाया गया. गिग वर्कर मतलब वो वर्कर्स होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट जो दिया जाता है दैट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट. कुछ समय के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलता है. जैसे कि गिग वर्कर्स की बात की जाए तो पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द डिलीवरी सर्विसेज ऑफ दिस वेरियस ई कॉमर्स इनिशिएटिव्स जो होते हैं, उनकी डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है. तो देयर जॉब इज यूजुअली इट इज नॉट परमानेंट, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. वहाँ कंडीशंस कई बार अच्छी नहीं होती हैं. नॉन परमानेंट जॉब इसको कहा जा सकता है. तो उनको बिकॉज दे आर नॉट इवन टर्म्ड एज एम्प्लॉइज, उन्हें डिलीवरी पार्टनर कहा जाता है.
तो उन्हें जो नॉर्मल एम्प्लॉयज को जो फायदे दिए जाते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट जो होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, राइट? तो व्हाट इज बीइंग डन बाय राजस्थान गवर्नमेंट, दे आर प्रपोजिंग अ वेलफेयर सेस। वेलफेयर सेस का मतलब होता है कि वन टैक्स ऑन टैक्स will be collected by the Rajasthan government, and this amount they are going to collect is going to be used for the welfare. It is going to be used to provide the facilities and rights to the gig workers through उनको provide किए जाएंगे. So Rajasthan is going to be first such state in the country wherein such initiative has been taken by the government, है ना? और दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू हेल्प देम इन अ लॉन्ग वे। उनको जो राइट्स, उनको जो जो जिसको अधिकार होते हैं, फैसिलिटीज होती हैं, वो इनके थ्रू दी जाएगी। तो दैट वाज द इनिशिएटिव टेकन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गिग वर्कर्स registration and welfare bill is being brought by the government. As I conclude my today's discussion, but before I end my lecture, I must tell you about the two courses from Judiciary Gold. Our first course is JG1. JG1 जो course है, it is self-paced learning course, wherein we provide you recorded lectures. You know, in recorded lectures के through you can prepare yourself for the judicial service examinations. And there's another course is JG Online Comprehensive Batch. यहाँ पर we provide you live and interactive classes. और इन दो courses में these are the facilities you get, right? And if you enroll before 8th of May, because post 8th May we are going to increase the जो prices होती हैं, they are going to surge 15% में इजाफा होने वाला, increase होने वाली है. So if you enroll before 8th May, you are going to save on these prices too, right? So with this, I conclude my today's discussion. Thank you very much for being here. We'll meet shortly.